हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर साचोर के यूट्यूब चैनल पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पढ़ा रहा था। लास्ट टाइम तक मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, 3D 4D और 5D एक साथ पूछ लेता है आपसे कभी कभार क्वेश्चन में। तो मैं आपको कंबाइन करके तीनों का एटॉमिक रेडियस के बारे में बता देता हूं। ठीक है जो भी है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 3D सीरीज की। 3D सीरीज में कौन कौन रहता है, स्कैंडियम रहता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज में आ जाएगा इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, लोहिडियम, पैलेडियम। प्रॉपर जा रहा है। टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर और ये आ गया आपका कैडमियम। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 5D सीरीज। 5D सीरीज में आ जाएगा आपका लैंथेनम, ऑप्मियम, इंथेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और ये आ गया आपका मरकरी। तो 3D 4D और 5D सीरीज है हमारे पास। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की बात करूंगा मैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस बताने से पहले मैं आपको दो टाइप के इफेक्ट बताने वाला हूं। एक होता है आपका जेड इफेक्ट, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, और एक बात करूंगा मैं आपको न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आपको शिल्डिंग इफेक्ट की। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, आप अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियस पर प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये सपोज करो आपका आउटरमोस्ट सेल है। इस आउटरमोस्ट सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्ट। सो जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा, दो बातें मैं आपको बता देता हूं, जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा इट मींस दैट ये न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। क्योंकि एटॉमिक रेडियस आपने पढ़ी होगी, नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी जहां पर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो बाह्यतम कोश की दूरी को कम करना है। कम कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा। तो जितना अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन आएगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जेड इफेक्ट जो होता है, जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्ट। अब एक आता है आपका शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट जिसको हम परिरक्षण प्रभावी क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभावी कहते हैं उसको। अभी देखो, इंटरनल जो आपकी आंतरिक जो कोश होंगी, बाह्यतम कोश के अंदर भी तो कोई कोश होगी, उस आंतरिक कोश में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब ये न्यूक्लियस इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचते हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इनको रिपेल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर क्या करते हैं, पुश करते हैं, रिपेल करेंगे ना। ठीक है, ये वाला इफेक्ट, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये शिल्डिंग का काम कर रहे हैं इन दोनों बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिपल्सन शो करके शिल्डिंग का काम करना शुरू कर देते हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के लिए। उसी को हम शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एंड द शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी अगर शिल्डिंग ज्यादा होगा, और एटॉमिक रेडियस घटेगी यदि शिल्डिंग क्या होगा, कम होगा। तो परिरक्षण प्रभाव डिपेंड करता है पेनिट्रेशन इफेक्ट पर।
पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब भेदन क्षमता। जिस कक्षक की भेदन क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसके द्वारा शिल्डिंग उतनी ही ज्यादा दर्शाई जाएगी। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो होती है एस की होती है, में जो भी इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं एस में, एस सबसेल में जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लाई करते हैं सबसेल में, वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट दर्शाते हैं। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा इनकी होती है, फिर होती है पी की, फिर होती है डी की और फिर होती है एफ की। तो यही आपकी भेदन क्षमता जिनकी सबसे ज्यादा होगी शिल्डिंग इफेक्ट उनका ही सबसे ज्यादा होगा। यानी कि SBTF में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग जो करता है वो कौन एस करता है, उसके बाद कौन करता है पी करता है, उसके बाद कौन करता है डी करता है, उसके बाद कौन करता है एफ। ठीक है, तो SPDF ऑर्बिटल की अगर बात करें, अगर एस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करेंगे, एफ में आ रहे हैं तो सबसे दुर्बल परिरक्षण। तो मैं जनरली कह सकता हूं डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आपके क्या करते हैं पुअर शिल्डिंग करते हैं, इनका दुर्बल परिरक्षण पाया जाता है। और एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग करते हैं। ठीक है, इनका प्रबल परिरक्षण होता है। तो परिरक्षण डिपेंड करता है पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा जिसका होगा उसका स्क्रीनिंग या शिल्डिंग या परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और परिरक्षण प्रभाव क्या करता है एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करता है। जेड इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। बस यहीं से हमें अब आगे स्टार्ट करना है कि अगर हम 3D सीरीज में बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, मैं आपको ये समझा देता हूं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड छोटा पड़ गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इतने पे ही समझाने की। अभी देखो 3D सीरीज में हम बात करते हैं। जब हम 3D सीरीज में जाएंगे तो एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा है। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करते हैं कितने हैं, कितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा डिपेंड करता है कितने ज्यादा प्रोटॉन इसमें आ रहे हैं। ये रहा इसका आउटरमोस्ट शेल जिसमें जनरली 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं चलना हमें। ठीक है, मैंने पहले कहा 3D और 4s की एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे एक्सचेंज हो सकते हैं आराम से। तो अभी मैं केवल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूँ। अब ये मत कहना सर क्रोमियम में एक होता है, कॉपर में एक होता है। कोई बात नहीं, आप एक भी रख लेंगे, बाद में उनको हम अलग से समझा सकते हैं। बट अभी एक चीज समझ के चलो कि हम सीक्वेंसली चलते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली तो 2 ही होते हैं सभी में, कॉपर और क्रोमियम को छोड़ के। ठीक है, और ये रहा इसका 3D कोस अंदर होगा ना तीसरा वाला, फिर चौथा वाला बाहर होगा। सपोज करो ये इसका तीसरा वाला कोस है और ये आपका चौथा वाला कोस है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना आपको। अब देखो स्कैंडियम जब आएगा, स्कैंडियम की बात करते हैं, तो स्कैंडियम के 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। और स्कैंडियम के 3D में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बट प्रोटॉन टोटल कितने हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का, एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 21। अब यहां से देखो प्रोटॉन बहुत ज्यादा है ना, प्रोटॉन बहुत ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन जो है इंटरनल में जो आंतरिक कोश है 3D में एक इलेक्ट्रॉन है अभी, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर सकता है रिपेल कर सकता है, तो आप कहोगे कि रिपेल इतना ज्यादा नहीं करेगा। जैसे ही हम टाइटेनियम में जाएंगे इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर 22 हो जाएंगे ना टाइटेनियम में। वेनेडियम में इलेक्ट्रॉन तीसरा आएगा तो यहाँ 23 हो जाएगा। क्रोमियम में चौथा आएगा तो यहाँ कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। मैग्नीज में आते आते 25 प्रोटॉन हो जाएंगे। और अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक करके बढ़ रहे हैं, तो आंतरिक कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ तो रहे हैं, इसका मतलब आपको लग रहा होगा 5 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इनके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं डी और एफ के कक्षक जो होते हैं वो पुअर शिल्डिंग शो करते हैं, यानी कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे मैग्नीज तक, ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे पुअर शिल्डिंग करेंगे। पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन शिल्डिंग नहीं बढ़ रही है ना, क्योंकि डी कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो आपके पुअर शिल्डिंग करते हैं। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और डी में इलेक्ट्रॉन भरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं डी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़ा सा पुअर शिल्डिंग शो करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे स्कैंडियम से मैग्नीज तक भरे जाते हैं, पुअर शिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मैग्नीज तक जाते जाते प्रोटॉन की संख्या 25 हो जाएगी। और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हुआ उसकी कंपेयर में यहां पर
शिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई जब हम स्कैंडियम टू मैग्नीज जाते हैं, स्कैंडियम टू मैग्नीज जाते हैं, जेड इफेक्ट इज ग्रेटर देन कंपेयर टू शिल्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, और नाभिकीय आवेश अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस घटेगी, क्योंकि मैंने पहले कहा है जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, एंड जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जब हम स्कैंडियम टू कहाँ जाते हैं, मैग्नीज जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। हालांकि 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन 3D के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पुअर शिल्डिंग शो करते हैं, तो शिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितना अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो पुअर शिल्डिंग की वजह से, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। इट मींस दैट जेड इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है और शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस घटती है। अब मैं बात करता हूं आयरन टू निकल जब हम जाते हैं, आयरन टू निकल जब हम जाते हैं उस टाइम पर क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो आप समझ गए हो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन बहुत ज्यादा करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के कारण रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ने के कारण शिल्डिंग भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर शिल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन शिल्डिंग बढ़ने के साथ साथ एक और चीज बढ़ रही है। पूछो क्या, अब मैं बताता हूँ क्या बढ़ रही है भाई। जब आप आयरन टू निकल जाओगे तो 26, 27, 28 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर निकल तक जाते जाते न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज शिल्डिंग इफेक्ट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, और लगभग इक्वली इंक्रीज करते हैं, बैलेंस हो जाती है वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से रिपल्सन जो है पावर ज्यादा हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है ना इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की वजह से देखो पहले तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे प्रत्येक ऑर्बिटल में, और शिल्डिंग बहुत कम थी, लेकिन अब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो शिल्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के लिए रिपल्सन ज्यादा करेंगे ना। अब शिल्डिंग बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ एक और चीज बढ़ रही है क्या, नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इट मींस दैट यहाँ पर लगभग क्या होता है, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्टकट में। तो शिल्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट की वैल्यू लगभग इक्वल हो जाती है। दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस जो होगी यहाँ पर वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आयरन से निकल तक रेडियस जो होती है एटॉमिक, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। देखो स्कैंडियम टू मैग्नीज घटेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। अब कॉपर टू जिंक अगर हम जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है कॉपर में 3d10 होते हैं, 4s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 3d10 है तो पूरे के पूरे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं, और कंप्लीटली फिल्ड है तो क्या होगा, शिल्डिंग ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा, पेयरिंग हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिटल में, शिल्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, शिल्डिंग ज्यादा होगी, जेड इफेक्ट उतना नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि प्रोटॉन्स तो एक ही बढ़ा ना, 28 के बाद 29वां है, लेकिन पेयरिंग हो चुकी है इलेक्ट्रॉन की अंदर वाले कोष में, यानी कि यहाँ 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। दैट्स वाई कॉपर जाते जाते, निकल से कॉपर जाते जाते क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। और बात करें जिंक में, तो जिंक में भी वही कंडीशन होगी, क्या होगी, जिंक में भी इनर सेल जो होगी पूरी की पूरी 3d10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कंप्लीट होने की वजह से, फुलफिल्ड 3d की वजह से यहाँ पर निकल के बाद कॉपर टू जिंक क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्ट की कंपेयर में क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखो ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है जहां पर आप लोग सीधे सीधे क्या देखते हो, नियमितता देखते हो। एस ब्लॉक पकड़ा, ऊपर से नीचे आए, कोष बढ़े और क्या हो गई, रेडियस बढ़ गई, और बाएं से दाएं गए तो रेडियस घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ शिल्डिंग इफेक्ट कम भी हो रहा है, और ये नई नई चीजें यहाँ पर क्या हो जाती है, डी ब्लॉक्स में आ जाती है, इसीलिए यहाँ पर अनियमितता होती है। देखो पहले एटॉमिक रेडियस घटी, उसके बाद एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हुई, और उसके बाद एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज कर गई। पहले घटी क्यों, मैंने पहले बता दिया, डी इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं वो पुअर शिल्डिंग होती है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, डी इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे थे, दोनों बढ़ रहे थे,
तो आपको पता होना चाहिए सिल्डिंग भी होनी चाहिए थी, लेकिन सिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं करते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर सिल्डिंग की वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा था, दैट्स व्हाई जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया था। अगले टाइम पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा किसके लिए होगा? आउटर मोस्ट के लिए होगा। इट मींस दैट सिल्डिंग जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे थे न्यूक्लियस में, तो जेड इफेक्ट और सिल्डिंग इफेक्ट दोनों इक्वल हो गए थे यहाँ पे। लास्ट में क्या हुआ? पेयरिंग हो गई पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल्स में, सभी के सभी डी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो गए थे कि नहीं हो गए थे? कॉपर और जिंक में। तो इसका मतलब क्या? सिल्डिंग ज्यादा हो रही है और इफेक्ट क्या हो गया? कौन सा? जेड इफेक्ट वो कम हो गया, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन उतने तो नहीं बढ़े। एक यहाँ बढ़ा, एक यहाँ बढ़ा, है कि नहीं? 28 के बाद 29, 30 ही तो है। इसीलिए यहां पर क्या होता है? जेड इफेक्ट कम हो जाता है, सिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। अब मैं बात करता हूं जब हम 3D से 4D आते हैं तब क्या होता है। देखो अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर आपको मैंने कल बताया था 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये पता है ना, 30 तक जाता है। अभी यहां से देखो स्कैंडियम टू एट्रियम जब आते हो तो 18 इलेक्ट्रॉन आपको प्लस कर देने। कितने इलेक्ट्रॉन प्लस कर देने? 18। अगर 18 इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं तो 18 प्रोटॉन भी प्लस हो रहे होंगे, और 18 प्रोटॉन प्लस हो रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 18 बढ़ भी जाएगा। तो इसका 21 है तो इसका 39 हो जाएगा, इसका 22 है तो इसको 40 हो जाएगा। 39, 40, 41, 42, आगे बढ़ता जाओ 48 तक जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ प्लस 18 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। 18 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसका कितना है? 39 है तो इसका 57 हो जाएगा। लेकिन लेंथेनम के बाद एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज। और लेंथेनॉइड सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 57 है, 14 और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 71। 71 के बाद इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 72। देखो लेंथेनम के बाद लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है, तो लेंथेनम से हॉफनियम के बीच 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो f ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो 57 के बाद 14 ऐड करो, 71। 71 के बाद फिर से ये d ऑर्बिटल आ जाता है, 72, 73, 74 ऐसे करके ये 80 तक जाएगा। ठीक है। अब मैं 3D से 4D में जब आऊंगा, देखो जब भी हम 3D से 4D में आते हैं तो उसमें क्या होता है? 3D से 4D में आने पर 3D से 4D में आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाती है। एटॉमिक रेडियस क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि यहां पर क्या होता है? कोस की संख्या बढ़ रही है ना भाई। 3D से आप 4D में आए, 3 से आप 4 में आए ना, कोस बढ़ गया, और 4s से 5s गया, मतलब यहाँ पर कोस बढ़ गया। एक कोस बढ़ा है तो कोस की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो ये बड़ी कोई डीप बात नहीं यहाँ पे, तो आपको पता है जब भी हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोसों की संख्या बढ़ती है, और कोसों की संख्या बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। यानी कि अगर हम 4th to 5th ग्रुप आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन केवल तीसरे ग्रुप में। जब आप इट्रियम टू लेंथेनम आते हो तब आप लिखोगे इट्रियम टू लेंथेनम आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है ड्यू टू किसकी वजह से? कोस भी बढ़ रहे हैं ना, तो कोस बढ़ने की वजह से इट्रियम टू लेंथेनम क्या हो रहा है? आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिरकोनियम से कैडमियम तक, जिरकोनियम से कैडमियम तक जब हम ग्रुप में नीचे आएंगे, कहा? जिरकोनियम टू हॉफनियम, नायोबियम टू टेंटिलम, मोलिब्डेनम टू टंगस्टन, टेक्नीशियम टू रेनियम, है कि नहीं है? जब आप आओगे रुथेनियम से ओस्मियम, ऐसे करके कैडमियम से जिंक, जब आप नीचे आओगे तीसरे ग्रुप के बाद, ये थर्ड ग्रुप होता है, इस थर्ड ग्रुप के बाद जब आप 4D से 5D में आते हो तो एटॉमिक रेडियस में कोई चेंजिंग नहीं आता है, लगभग कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब जानते हो? थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग, कि 0.02 क्या बोलते हैं उसको, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर, ऐसे ऐसे करके बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। इसलिए हम 4D से 5D में कहते हैं लगभग कांस्टेंट रहती है वैल्यू। अब वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहती है उसका भी आपसे पूछ लेता है कि भाई इट्रियम टू लेंथेनम तो बढ़ रही थी, जैसे कोस बढ़ते हैं वैसे बढ़ रही थी, लेकिन जिरकोनियम से हॉफनियम आते ही और इसके बाद सारे के सारे जब आप 4D से 5D में आते हो, इसके बाद इट्रियम टू लेंथेनम के बाद 4D से 5D में जब आते हो तो क्यों होता है ऐसा? तो आपको ध्यान रखना है कि लेंथेनम के बाद हॉफनियम तक और लेंथेनम से हॉफनियम के बीच में लेंथेनॉइड सीरीज आ गई थी, और लेंथेनॉइड सीरीज में आपके 4f आ जाते हैं। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं? 4f में भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं? तो अब देखो, खुद ही देख लो, ये आपका आउटरमोस्ट शेल होगा 6s जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये आ जाएगा आपका 5D, और ये हो जाएगा आपका 4f। तो देखो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है ना लेंथेनम के बाद और हॉफनियम के बीच में,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज यानी कि 4f में भरे जाते हैं। अब जब 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो आप खुद सोचो 4f का इलेक्ट्रॉन जब भरा जाएगा तो न्यूक्लियर में चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा ना। देखो न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन 4f में डालोगे उतने ज्यादा प्रोटॉन कहां बढ़ेंगे, न्यूक्लियस में। और मैंने पहले कहा है कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर शिल्डिंग शो करते हैं, डी से भी पुअर शिल्डिंग शो करते हैं। तो यहां पर आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इनके जब आप 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे उनकी शिल्डिंग नहीं होगी, लेकिन इनके 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन बढ़ जाएंगे और उन 14 प्रोटॉनों के कारण न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो इस प्रकार के जो इफेक्ट को हम कहते हैं वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेंथेनॉइड आंकुंचन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड ग्रुप के बाद 4d से 5d में आने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग कांस्टेंट क्यों बनी रहती है, तो आपको आंसर लिखना है इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन होता है लेंथेनॉइड आंकुंचन। और अगर आपसे पूछता है लेंथेनॉइड आंकुंचन क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां भरे जा रहे हैं, 4f में भरे जा रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जा रहे हैं। अब 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसकी पोर शिल्डिंग होगी, और अगर इसकी पोर शिल्डिंग होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल के उन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर उन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब आप क्या करते हो 4d से 5d में आते हो थर्ड ग्रुप के बाद, थर्ड ग्रुप में इट्रियम टू लेंथेनम आओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी कोस बढ़ने के कारण, जैसे 3d से 4d में होता है। लेकिन थर्ड ग्रुप के बाद आपकी कांस्टेंट रहती है वैल्यू लगभग, किसके कारण रहती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना इनके बीच में, और वो 14 इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डिंग शो करते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा दे रहे हैं। और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो आपको पता है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कोस बढ़ने के कारण, कोस देखो 4d से 5d में कोस तो बढ़ा, कोस बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ा है, उसके कारण क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस घटती है और कोस बढ़ने के कारण बढ़ती है। तो एक इफेक्ट रेडियस को घटा रहा है, एक इफेक्ट रेडियस को बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों एक साथ बैलेंस हो चुके हैं। हो गए कि नहीं हो गए, कोस बढ़ रहा है ना, 4d से 5d कोस बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, लेकिन चार्ज भी तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस घट रही है। तो एक बढ़ा रहा है और एक घटा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करके ले आएंगे, इक्वल करके ले आएंगे। तो ये बात थी आपके एटॉमिक रेडियस की। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी की। थैंक यू।